अब देखो ये वीडियो क्लास 11 फिज़िक्स थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 2 है, ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने इसका पार्ट 1 ख़त्म कर लिया जहाँ पे हमने सारे के सारे बेसिक्स कर लिए हैं, ठीक है। तो क्या किया देखो ज़रा, पार्ट 1 में जितने भी इसके बेसिक्स थे, जैसे कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके अलावा हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, हमने इनको लेकर भी थोड़ी बहुत बात करी थी, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं करी थी। इसके अलावा हमने थर्मल इक्विलिब्रियम और ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें जो भी थी वो हमने ख़त्म कर ली है। और हाँ, हम लोग चल रहे हैं NCERT के हिसाब से, यानी कि जिस तरीके से लाइन वाइज टॉपिक उसमें दिए गए हैं उसी तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि भैया ये क्लास 11th है। एंड अगर आप इसमें NCERT भी तमीज़ से कर लेते हो तो आप बहुत अच्छे से चीज़ें करके ले जाओगे। हालांकि अगर आप एक्स्ट्रा कर रहे हो तो वो तो और अच्छी बात है, अगर आप कर रहे हो आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, पर फिलहाल मैं सिर्फ NCERT के बेस पर चलूँगा, जिसको लेकर बाकी सभी स्कूल्स चलते हैं, ठीक है। अब देखो इससे पहले हमने बेसिक्स कवर कर लिए हैं एंड अभी हम बात करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। अब इसको शुरू करने से पहले मैं आपको हीट, वर्क डन और क्या इंटरनल एनर्जी, इन तीनों को लेकर जितना भी मैंने को बता रखा है उसे थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इन तीनों चीज़ों के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। स्पेशली हम बात करेंगे किसको लेकर? इंटरनल एनर्जी के बारे में। अब देखो होता क्या है, किसी भी सिस्टम को, मान लो ये आपका एक सिस्टम है, ठीक है ना, क्या है ये आपका एक सिस्टम है। तो किसी भी सिस्टम को अगर आपको क्या देनी है, अगर आपको एनर्जी देनी है तो उसके लिए आपके दो तरीके हैं, या तो आप उसको हीट दे दो या तो आप उसको या फिर उसके ऊपर वर्क कर दो, ठीक है। तो इन दोनों तरीक़ों से हम लोग सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफ़र कर सकती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर मैंने किसी सिस्टम को, क्या बोल रहा हूँ, अगर मैंने किसी सिस्टम को हीट दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि अंदर मौजूद जितनी भी गैसेस हैं उनके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट है। ये स्टेटमेंट कहना पूरे तरीके से गलत होगा कि गैसेस के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट है, ठीक। वैसे ही अगर मैंने किसी सिस्टम पर वर्क किया है, मान लो ये पिस्टन था, यहाँ पे बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल थे, ठीक है ना, मैंने इसको हीट दी, फिर इसमें गैसेस ने प्रेशर एक्सर्ट किया पिस्टन की ओर, ठीक है ना, यानी कि पिस्टन पर प्रेशर एक्सर्ट किया और पिस्टन ऊपर मूव कर गया, ठीक है ना। हुआ क्या होगा, जनरली गैस के मॉलिक्यूल ने क्या किया होगा, प्रेशर एक्सर्ट किया होगा पिस्टन के ऊपर, जिससे कि पिस्टन चला गया ऊपर एंड उसकी वजह से क्या हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, यहाँ पे कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब ये है, पहला स्टेटमेंट, कि अगर हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो ये नहीं कहना चाहिए कि सिस्टम के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट है, या फिर अगर हम किसी सिस्टम पे वर्क करते हैं तो ये नहीं कह सकते कि सिस्टम के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क है। इसके बदले हम कहते हैं कि सिस्टम के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी चली गई है। ये चीज़ जो है, ये लाइन NCERT में बिल्कुल बोल्ड टेक्स्ट में भी लिखी गई है और मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी समझाई थी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। देखो अगर आपको इसके डिफ़ाइन करना हो ना, पहली बात तो इसको यू से डिनोट करते हैं। क्या बोला मैंने? इंटरनल एनर्जी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं, और हमेशा हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, पहली बात, हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, और इसे कैलकुलेट करते कैसे हैं? ये असल में होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, किसकी? मॉलिक्यूल्स की। गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं ना,
तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की सम को हम लोग बोलते हैं पूरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। नहीं समझे, दोबारा समझाता हूँ। ये आपका गैस का सिलेंडर है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। इसमें क्या होगा, आपके गैस के मॉलिक्यूल्स भरे पड़े हैं, छोटे 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 छोटे, पता है ना, थोड़ा पास थोड़ा दूर, ये क्या होंगे, आपके गैस के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। अब देखो दो चीज़ें हैं, भले ही ये गैस है और भले ही इनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, पर कम से कम कुछ तो है ही, ठीक है। तो अगर गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसकी वजह से उसमें कौन सी एनर्जी होगी, स्टोर्ड एनर्जी, विच इज़ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हर बार जिससे पूछो बोलता है mgh, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप किस सिनेरियो के ऊपर बात कर रहे हो। फिलहाल यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से भी मॉलिक्यूल्स में क्या होती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो उस स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है बट फिर भी कुछ तो होता ही है, तो उसकी वजह से इन गैसेस में सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ही। बढ़िया। उससे ज़्यादा क्या होगी इनमें, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम जानते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल आपस में बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं और गैस की और ज़्यादा दूर होते हैं। और जितने पार्टिकल दूर होंगे उतना ही वो फ्रीली यहाँ वहाँ अल्लाह सट्टा मूव कर पाएंगे, ठीक है ना। जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये बात तो आप लोग जानते होंगे ना कि कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो बस वही बात है। अब थोड़ा सा और डीप जाते हैं, थोड़ा सा और अंदर जाते हैं, बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अब देखो गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ वहाँ सिस्टम में मूव कर रहे हैं, मान लो एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही है, एक ही है, तो ये यहाँ वहाँ बिल्कुल इधर अल्लाह मतलब कहीं भी ऐसे ऐसे करके मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब भी ये मूव कर रहे हैं तो उनके पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, इनके पास है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। स्पेलिंग का आप देख लीजिएगा, पहली काइनेटिक एनर्जी इनके पास ये है, कौन सी, ट्रांसलेशनल। दूसरी, अब इसमें से कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होंगे जो कि एक ही एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, समझ रहे हो, एक ही एक्सिस के अबाउट घूम रहे होंगे, ठीक है, उनमें रोटेशन होगा, तो उनमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। और तीसरा तीसरा कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि एक फिक्स पॉइंट पे या फिर एक फिक्स्ड एरिया में मतलब क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। मतलब यहाँ है तो यहाँ 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 यहाँ, ठीक है ना, इसे बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है उसमें मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है अगर गैसेस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसकी वजह से उनमें एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो उसे ही बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और अगर गैस के पार्टिकल यहाँ वहाँ जिगजैग मूवमेंट कर रहे हैं तो उस तरह की एनर्जी के लिए चाहिए काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे तीन तरह की हो सकती है। सबसे पहली वाली कौन सी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरी कौन सी, रोटेशनल, और तीसरी कौन सी, वाइब्रेशनल। अब इससे ज़्यादा डीप नहीं जाना, इतना जानना भी आपके लिए काफ़ी है। इतनी बात समझ गए, समझ गए कि नहीं। अब देखो तो अगर आपको इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बुक में एक और बात मेंशन करी गई है कि अगर आपका सिस्टम रेस्ट पे है ये तब लागू है, ठीक है। सिस्टम रेस्ट पे है तो उसमें मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कर लो, आपको सिस्टम की इंटरनल एनर्जी एक्यूरेटली मिल जाएगी। बट अगर आपका पूरा का पूरा सिस्टम मूव कर रहा है यहाँ वहाँ, पूरा का पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, तो ध्यान देना ये काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स की है। किसकी है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स की। अगर आपका सिस्टम मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इसमें नहीं जोड़ेंगे,
आई होप इतनी सिंपल सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जिस पे मैं आप आना चाह रहा था, और वो है आइडियल गैस। कितनी घटिया राइटिंग है मतलब। अच्छा मैं पहले आपको समझा देता हूँ एक बार ना, ऐसे नहीं। ये क्या हो गया? अब देखो, इतना फास्ट नहीं, हाँ। अब देखो, आपने इससे पहले आइडियल गैसेस के बारे में सुना होगा। अगर किसी से पूछो कि आइडियल गैस क्या होती है, तो बोल देंगे विच ओबे ऑल द थ्री लॉ, बॉयल्स, चार्ल्स, केलुसैक, ठीक है ना। पर प्रैक्टिकली अगर सोचो तो आइडियल गैस होती क्या है, तो इनका सिंपल सा कंसेप्ट ये होता है, नो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं आपको उतनी ही जानकारी दे रहा हूँ जितनी आपको जाननी चाहिए, या फिर जितनी आपकी NCERT की किताब में दी गई है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ये भाई 11th है, यहाँ जितना आप डीप जाओगे उतना ही जाते चले जाओगे आपको, ठीक है। आगे बढ़ना है, सिर्फ वहीं स्टक नहीं कर जाना है। तो मैंने क्या बोला कि आइडियल गैसेस में क्या होता है, नो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो क्या तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जरा मुझे बताओ, सोच के बताओ। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, तो क्या चीज़ ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल ही, वो है पोटेंशियल एनर्जी। अगर उनके बीच में कोई जुड़ाव ही नहीं है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है, तो उनके बीच में कोई भी स्टोर्ड एनर्जी नहीं है। और अगर स्टोर्ड एनर्जी नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई ज़ीरो, ठीक है। हालांकि वो अब भी मूव कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आइडियल गैस के अकॉर्डिंग इंटरनल एनर्जी विल ओनली डिपेंड अपॉन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी पर ही इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस। इतनी बात समझे। और काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि जो इंटरनल एनर्जी है वो असल में फंक्शन ऑफ टाइम है। बहुत खतरनाक लैंग्वेज बोल दी ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। क्या बोला मैंने, इंटरनल एनर्जी भी डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। और ये सब बातें किसके लिए हैं, आइडियल गैस के लिए हैं। मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो एक बार बैक जाकर प्लीज़ दोबारा देख लेना, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़े है ही ऐसे, आपको थोड़ा सा एक बार आगे पीछे करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या समझा दिया, आइडियल गैस, नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो, देन इंटरनल एनर्जी विल ओनली डिपेंड अपॉन द काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। तो डायरेक्टली ऐसा कह सकता हूँ कि इंटरनल एनर्जी विल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये फालतू चीज़ क्यों पढ़ाई जा रही है, तो ये फालतू चीज़ का काम आगे आएगा, बता दूंगा आपको कब आएगा, ठीक है। इतनी बात मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एंड इससे ज़्यादा आपको फिलहाल के लिए नहीं जानना है। एंड हम सीधा बढ़ते हैं फर्स्ट लॉ की ओर, सीधा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगेन मैं आपको कोई यहाँ पर डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वो तो आप मुझसे पहले से ढूंढ के बैठे होंगे। मैं बस उसका मीनिंग समझा दूंगा, बाकी का काम आप खुद से करके ले जाओगे, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अगर कोई पूछता है तो सिंपली बोलते हैं हाँ भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। बोलने बड़ा सिंपल है, मैं आपको थोड़ा सा इमेजिन करवाने की कोशिश करता हूँ एक बार कि होता क्या है। ये सिस्टम है, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, फिर ये पिस्टन की तरह काम करेगा। ये क्या है, आपका पिस्टन है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, ये आपका पिस्टन है, ठीक है। यहाँ गैस के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। अब देखना, एक बात मेरी सुनना। तो अगर मैं इस सिस्टम को कुछ क्यू अमाउंट ऑफ हीट दूं, मैंने बोला अगर मैं इस सिस्टम को कुछ क्यू अमाउंट ऑफ हीट दूं, तो उसे होगा क्या,
पहली बात, मैंने सिस्टम को हीट दी है, व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम देन दैट हीट इज टेकन एज पॉजिटिव। क्लियर? चलो अब देखो, जैसे ही मैंने सिस्टम को हीट दी तो होगा क्या, गैस के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल यहाँ वहाँ बिल्कुल ऐसे पागल से हो जाएंगे भाई, वो यहाँ वहाँ भंड होके बिल्कुल टकराएंगे, ऐसे वैसे बिल्कुल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, किसके ऊपर? गैस कंटेनर के ऊपर। पर ये तो आपका फिक्स है, इतना हिस्सा आपका फिक्स है, तो इनमें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बट शुक्र है कि ये वाला ऐसा फिक्स नहीं है, ये आपका पिस्टन की तरह काम कर रहा है। तो गैस के मॉलिक्यूल यहाँ ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ज़्यादा क्या करेंगे, उतना ही। पर यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करने से होगा क्या, ये पिस्टन ऊपर मूव कर जाएगा। तो मतलब ये कहना सही है कि पिस्टन अगर ऊपर मूव कर गया तो इसका मतलब वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। और हम ये भी जानते हैं व्हेन वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम इट इज़ ऑल्सो टेकन एज पॉजिटिव। ठीक, तो हुआ क्या, मैंने इसे कुछ क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी जिससे कि सिस्टम ने कुछ डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क कर लिया, और बची हुई हीट से या बची हुई हीट को सिस्टम ने एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया? सिस्टम ने एब्जॉर्ब कर लिया और उससे अपनी जो इंटरनल एनर्जी है उसको बढ़ाया। किसको बढ़ाया? इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि जो भी मैंने सिस्टम को हीट दी उससे सिस्टम ने कुछ वर्क किया और साथ ही उससे कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ाई, विच मीन्स जो हीट मैंने उसको दी उसने उससे वर्क किया प्लस कुछ इंटरनल एनर्जी अपनी बढ़ाई। तो यही तो है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये गहरी बात समझ में आई होगी, हालांकि इतना मुश्किल नहीं था पर फिर भी। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। लिखेंगे कैसे? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। याद रखना, हम कभी भी सिंगल इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कंपेयर करके बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और ये तीनों ही एनर्जी हैं, पता होगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ से आप अगर डेल्टा यानी कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बनाना चाहे तो वो बन सकता है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू। और अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो गई, या ऐसी कोई प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो गई, तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्लू हो जाएगा। ये चीज़ें ना थोड़ा आगे बढ़ जाओ एक बार, यानी कि इसी चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ जाओ, तब ये चीज़ें आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे कि ये ज़ीरो क्यों हुआ था। ठीक है ना? वरना कहने को तो मैं कह सकता हूँ कि ये डेल्टा जो इंटरनल एनर्जी है ये आपका स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन या हाँ स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल है, जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करता है। तो अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस आ गई तो उसमें इनिशियल फाइनल पॉइंट बराबर हो जाएंगे, विच मीन्स चेंज जीरो हो जाएगा। ये सब बातें अभी के लिए नहीं है, बस आपको यहाँ ये समझना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई, छोटा सा एग्जाम्पल दे के आपको समझ में आई तो बढ़िया है, नहीं तो आप ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी दिमाग में अपने रख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बात क्लियर हो गई, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब देखो थोड़ा सा वर्क के बारे में बात कर लेते हैं, पूरा नहीं बस थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ पर ना वर्क डन का फॉर्मूला जो है हमने पी डेल्टा वी यूज़ किया है। ठीक है, मैं बस आपको लॉजिक देने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही क्यों किया, क्योंकि हमने तो ऐसा पढ़ रखा है यार कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा, किसी को आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो एक बार देख लो। बस ये क्या हो गया, अच्छा बस फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं है। देखो थोड़ा सा ये सिलेंडर मान के चलो, ठीक है ना, ये पिस्टन है, ये पिस्टन है। अब गैस के मॉलिक्यूल हैं,
किसी भी कारण से मान लो इसका वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है। अगर वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है तो गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे बोलो ज़रा, पिस्टन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और पिस्टन मान लो यहाँ मूव कर गया। अगर पिस्टन यहाँ मूव कर गया तो होगा क्या, ये इतना तो वर्क डन कर दिया ना, यहाँ से पिस्टन को यहाँ से यहाँ लेकर जाने में क्या किया, प्रेशर एक्सर्ट किया और कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो वर्क तो हुआ है ना, प्रेशर एक्सर्ट किए मतलब फोर्स लगाया इनटू कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। हमने क्या पढ़ा है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। ये आपको 2D में दिख रहा है बट ये प्रॉपर सिलेंडर होगा यानी कि गोल होगा, तो इसका एरिया इनटू क्या, अब पिस्टन यहाँ मूव कर गया थोड़ी देर बाद तो ये इसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा इनटू ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड। एरिया और डिस्टेंस को अगर मिला दो तो वॉल्यूम बनता है। इसीलिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, पी तो चेंज इन वर्क डन क्या आएगा, पी डेल्टा वी। समझे मैंने क्या बोला, एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम कैसे बना। अगर थोड़ा 3D बनाएं तो ये ऐसा था, ऐसा मान के चलो। तो पहले पिस्टन यहाँ था, फिर पिस्टन यहाँ पहुँचा, यानी कि इतना तो इसने डिस्प्लेसमेंट कर दिया। अब ये यहाँ भी एरिया है, यहाँ भी एरिया है, तो इतना पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एरिया इंटू ये डिस्प्लेसमेंट। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही तो होता है, विच मीन्स ये वॉल्यूम ही तो है, बस उसीलिए यहाँ क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, बाकी आप थोड़ा समझ भी सकते हो कि यहाँ वॉल्यूम V1 रहा होगा, पर जब यहाँ तक सिस्टम एक्सपेंड कर गया तो वॉल्यूम V2 हो गया। वर्क डन यहाँ W1 था, वहाँ W2 हो गया। प्रेशर को हमने रखा कांस्टेंट, ठीक है, तो उसकी वजह से चेंज इन वर्क डन कितना आ गया, P डेल्टा V वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, P डेल्टा V। हालांकि अलग अलग चीज़ें हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। फिलहाल आपके लिए जितना जानना ज़रूरी है खाली उतना ही बता के चल रहा हूँ। तो वर्क डन क्या आ गया, P डेल्टा V। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, मतलब जितना आपको समझना है फ़िलहाल देखो ज़रा। हमने थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया, उसके बाद सीधा हम बात करें कि आइडियल गैस क्या होती है और उसमें इंटरनल एनर्जी कैसे डिपेंड करती है। तीसरा हमने बात किया फर्स्ट लॉ के ऊपर, और चौथा हमने बात किया कि कैसे वर्क डन क्या होता है, P डेल्टा V के बराबर होता है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम सीधा बढ़ते हैं हीट की तरफ। हीट क्या होता है, जब भी टेम्परेचर डिफरेंस आता है तो वहाँ पे हमें हीट फ्लो देखने को मिलता है। तो एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि हीट एक तरीका है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। इतनी बात आप लोग को पता होगी कि इसे क्यू से डिनोट करते हैं। जब भी सिस्टम को हीट देते हैं तो प्लस की होता है, जब भी सिस्टम से हीट लेते हैं तो माइनस की होता है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो एक टर्म आती है हीट कैपेसिटी करके। अच्छा हाँ, जितने भी टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं इसको आप एक बार एनसीईआरटी से देख लो या कहीं से भी देख लो, मतलब आपने पढ़ लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको समझा दिया गया है। तो आपके पास जो भी रिसोर्स है, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे कुछ हो, एक बार वहाँ से देख लेना। या फिर अगर आपको डेफिनेशंस नोट करनी है तो गूगल कर लेना, क्योंकि इतनी चीज़ आपको खुद से करनी आनी चाहिए। मैं चाहता तो यहाँ पर लिखवा सकता था बट ये स्पून फीडिंग नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। खाली समझो फिलहाल हीट कैपेसिटी क्या होती है, व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी। देखो किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर या किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर यूनिट केल्विन से बढ़ाने के लिए, किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर यूनिट केल्विन से बढ़ाने के लिए, डिग्री सेल्सियस भी होता है होने को, तो जितनी हीट देनी पड़ेगी किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर एक यूनिट केल्विन से बढ़ाने के लिए, जो भी हीट रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। सिंपल सी चीज़ है, कोई बात नहीं। इसी में आता है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यही आपका इम्पोर्टेंट है। ऊपर वाला तो बस बताने के लिए था खाली, एवं ही। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बुक के अंदर इसे, यार मैं थोड़ा सा अगले पन्ने से बताता हूँ यार, ऐसे मज़ा नहीं आएगा ना। देखो क्या बोला मैंने,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इससे डिनोट किया जाता है आपका एस से। कई जगह इसको सी भी लिख देते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है, उससे कोई मतलब तो चेंज होने वाला है नहीं, ठीक है। तो अगर हीट कैपेसिटी होती है किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर यूनिट केल्विन से बढ़ाने के लिए, जो भी हीट चाहिए या जो भी हीट रिक्वायर्ड हो उसे बोलेंगे हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, ये थोड़ा और डीप जाएगी, और ये कहती है किसी भी सिस्टम के यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट केल्विन से बढ़ाने के लिए जो भी हीट देनी पड़ेगी उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विच इज नोटेड बाय एस। ठीक, सिस्टम का टेम्परेचर यूनिट मास, सॉरी सिस्टम के यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट केल्विन से बढ़ाने के लिए जो आपको हीट देनी पड़ेगी उसे बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड यहाँ पर इसकी जो यूनिट है, देखो आप हीट दे रहे हो जूल पर केजी केल्विन, या ऐसे भी लिखेंगे जूल पर केजी पर केल्विन। अभी आया कैसे, तो होता ये है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ये फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, वेयर डेल्टा क्यू इज हीट सप्लाइड, चेंज इन टेम्परेचर, एम मास वही यूनिट मास, और एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, हुई कि नहीं हुई, ठीक है। बुक में हीट कैपेसिटी को भी डिनोट किया गया कैपिटल एस से, पर वो रहने दो, आपके इतना काम का है नहीं फिलहाल, ठीक है। या तो उससे ऐसे कोई न्यूमेरिकल होते भारी भरकम, तब तो बताया भी जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जैसा चूरन टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। थोड़ा सा बता दूँ, यहाँ पे हमने अभी क्या किया, हीट कैपेसिटी किया, हीट कैपेसिटी के बाद हमने क्या किया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किया, और उसके बाद हम लोग करेंगे अब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CAPA, ठीक है। पहली बात, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल C से, बुक में भी ऐसे किया हुआ है। इन्होंने क्या किया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को S लिख दिया है, और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को लिखा है C, कैपिटल C, ठीक है। और इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। किसी भी सिस्टम के 1 मोल का टेम्परेचर यूनिट केल्विन से बढ़ाने के लिए जो हीट देनी होगी उसे बोला जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसीलिए इसकी यूनिट भी होती है जूल पर मोल पर केल्विन। यूनिट आपको दिमाग में रखनी है, और जल्दी से मुझे इसका डायमेंशन फॉर्मूला कमेंट करके बता देना, इतना तो आप कर ही लोगे। तो जितना भी हीट कैपेसिटी का आपको जानना था अभी के लिए वो मैंने बता दिया। अच्छा, मैंने इतना वेस्ट कर दिया था पेज, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वर्क देख लिया, हीट देख लिया, इंटरनल एनर्जी देख लिया, इन तीनों के बीच का हमने रिलेशन भी देख लिया, विच इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अच्छा, एक इसका फॉर्मूला जरूर रह गया है, वो मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता होगा फिर, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। वही डेल्टा क्यू हीट सप्लाइड, चेंज इन टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल, सी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यूनिट हमने देख लिया अभी भी, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। अब देखो ज़रा हमने जो भी चीज़ अभी तक देखी है बस उसका यूज़ करना है अभी हमको, और कुछ नहीं करना। और थोड़ा सा अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताऊँ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, अगर आपको नहीं आया फ़िलहाल, तो ये देख लो कि वाटर यानी कि H2O, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4184 जूल,
देखो 4184 लिख रहा हूँ, पर लिख क्या रहा हूँ मैं ये 4184 जूल, बोल क्या रहा हूँ, लिख क्या रहा हूँ, ठीक है। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4184 जूल। इसका मतलब ये है, अच्छा, जूल पर केजी पर केल्विन। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे 1 केजी वाटर का टेम्परेचर, ठीक है, 1 केल्विन से बढ़ाना है, तो उसके लिए मुझे देनी होगी 4184 जूल्स एनर्जी या हीट, ठीक है। 1 केजी वाटर का टेम्परेचर एक केल्विन से बढ़ाने के लिए 4184 जूल्स ऑफ हीट रिक्वायर्ड है। तो ये आपका मीनिंग था, किसका मीनिंग था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। इतनी बात क्लियर। अच्छा, अगर ये वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो ज़रा मुझे बताओ कि इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, सोच के बताना। इतनी बात आपको क्लियर है, यहाँ तक हम बढ़ चुके हैं। अब लास्ट हमको प्रूव करना है मेयर्स रिलेशन, यही था शायद से, मेयर्स रिलेशन, विच इज़ प्रूव करना है हमको CP माइनस CV इक्वल टू R, जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है, भर भर के। जिन्होंने भी थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री वाला एग्जाम दिया होगा ना हाफ ईयरली में, आपके आया होगा ये CP माइनस CV इक्वल टू R, आ जाता है, बड़ा ढीठ है, ठीक है। अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि CP अपन CV गामा होता है फलाना ठिकाना, अभी वो चीज़ अभी नहीं बता रहे हैं, ठीक है। जितना आपको जानना चाहिए वही मैं कह रहा हूँ, जितना भी आपको जानना है उतना ही बता रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो हमें ये रिलेशन प्रूव करना है, CP माइनस CV इक्वल टू R। इसको कैसे करेंगे, देखो, सोचने वाली बात है। दो चीज़ें होती हैं, हमने मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देख लिया, क्या, डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T, बुक में म्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसे कांस्टेंट प्रेशर पे लूँ, किस पे लूँ, कांस्टेंट प्रेशर पे लूँ, तो यहाँ लग जाएगा CP विच इज़ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T। यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, बस आगे से क्या लिखेंगे, P। क्लियर है, बढ़िया। यहीं पे लिख देता हूँ अगला वाला। तो CV क्या होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम विच इज़ कितना, डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T, और बाहर से लगा देंगे V। इतनी बात क्लियर है। कुछ लोग इसको ऐसे जानते होंगे, डेल्टा Q इक्वल टू NCP डेल्टा T, या डेल्टा Q इक्वल टू NCV डेल्टा T, ठीक है, वो भी एक ही बात है, अलग कुछ नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, सबसे पहले तो ये बात आप दिमाग में रख लो कि वर्क डन जो होता है ना, वर्क डन क्या होता है, अरे यार ये तो, हाँ ये सही है। वर्क डन क्या होता है, डेल्टा W इक्वल टू P डेल्टा V। ये किस पे होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। एक बात ये दिमाग में रखो कि अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं, यही फॉर्मूला है, अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, 0। अगर आपका वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा उसमें, 0, क्योंकि डेल्टा V हो गया 0। अरे V1 V2 होता, देखो होता क्या है, V2 माइनस V1 होता है ना डेल्टा V, ये दोनों बराबर हो गए क्योंकि कांस्टेंट था, तो इसीलिए डेल्टा V कितना आएगा आपका, 0। तो इसीलिए वर्क डन कितना आ गया आपका एट कांस्टेंट वॉल्यूम, 0। ठीक, क्लियर। तो यहाँ से एक बात निकल के आ रही है, इसको लिखने का मतलब ये था कि अगर मैं दोबारा से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लिखूं विच इज़ डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, तो एक बार इस रिलेशन में आप कांस्टेंट वॉल्यूम लगा के देखो, तो ये पार्ट हो गया 0। तो आपका डेल्टा U किसके बराबर आ गया, डेल्टा U के बराबर आ गया, विच इज़ हीट किसके बराबर आ गया, इंटरनल एनर्जी के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से एक मैं रिलेशन लिख सकता हूँ छोटा सा, देखो वो रिलेशन क्या होगा, देखो कांस्टेंट वॉल्यूम था ना, क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम था, तो डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T
ये सी वी होता है, तो इस केस में डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना आएगा बोलो ज़रा, एन सी वी डेल्टा टी। ठीक हो गया। डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। पर क्योंकि ये इक्वेशन सॉरी, पर क्योंकि ये इक्वेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो ये तो निकल गया। क्या बचा, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू, और डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना है, एन सी वी डेल्टा टी। तो कहने का मतलब मैं यहाँ एन सी वी डेल्टा टी पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला मिल गया, क्या, एन सी वी डेल्टा टी। ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं एंड फोकस करते हैं कि सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर कैसे आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले ही हम लोग लेंगे अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसको पकड़ लिया हम लोगों ने। अब एक काम करो, इसमें बोथ साइड आप डेल्टा टी से डिवाइड कर दो। किससे कर दो, डेल्टा टी से डिवाइड कर दो। और एक बात बता दूं कि सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर तभी प्रूव हो सकता है जब आपने आइडियल गैस ली हो। रियल गैस के लिए वो प्रूव नहीं होगा। तो यहाँ पे हम जो भी चीज़ें लेके चलेंगे वो आइडियल गैस के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। तो क्या किया मैंने, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी, डेल्टा यू अपन डेल्टा टी, डेल्टा डब्ल्यू अपन डेल्टा टी हो गया। इतनी बात क्लियर, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो पहली चीज़ मैं इस चीज़ को ले रहा हूँ कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा। तो सिंपली हम लोग क्या कर देते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए बाहर से वी लिख देंगे, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी, यहाँ क्या लिख देंगे, बाहर से वी लिख देंगे, प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, यहाँ बाहर से क्या लिख देंगे, वी लिख देंगे। और इसको मैं थोड़ा तमीज़ से लिख देता हूँ क्योंकि अब राइटिंग थोड़ी गंदी लिख दी है। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी वही कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी वही दोबारा से कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये पार्ट तो हो गया आपका सरासर ज़ीरो, पता होगा क्यों हुआ ज़ीरो। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना आ गया बोलो ज़रा, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, सी वी ही तो होता है। तो ये क्या आ गया, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो फिलहाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोबारा से आपको फर्स्ट लॉ लिखना है और दोबारा से डेल्टा टी से डिवाइड कर देना हर जगह। बट इस बार लिखेंगे हम किस पे, एट कांस्टेंट प्रेशर। किस पे लिखेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या होगा, हर जगह से पी लगाना पड़ेगा हमको, और क्या करना पड़ेगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, बाहर से पी यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा टी अगेन आर क्या, बाहर से एट कांस्टेंट प्रेशर, प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी अगेन बाहर से एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक हो गया। मैंने आपको पहले बोला था कि आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ भले ही मैं कांस्टेंट प्रेशर लिख लूँ या यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम लिख लूँ, ठीक है ना, ये दोनों केस बराबर ही माने जाएंगे। और हाँ, ये पार्ट क्या बन गया आपका सी पी। तो सी पी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। एट कांस्टेंट प्रेशर लिखो या ना लिखो उससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, और ये तो आपको बचा ही हुआ है। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को देखो और इक्वेशन नंबर 3 को देखो। चले यहाँ लिख देता हूँ यार, करो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर देख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। सी पी मेरा क्या था, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए आपको पहले ही मैं बता के चल रहा हूँ
कि इंटरनल एनर्जी यानी कि आइडियल गैस के अकॉर्डिंग इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर ले लो या एट कांस्टेंट वॉल्यूम ले लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। तो ये काइंड ऑफ बराबर ही है, ठीक है। अगर बराबर है, ये इक्वेशन 3 थी ना, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से माइनस कर लो। इक्वेशन 3 लिखी है, इक्वेशन 2 ये थी, सी वी इक्वल टू क्या, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी, बाहर से कांस्टेंट वॉल्यूम था। तो अगर मैं इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से माइनस करता हूँ तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, कौन सा, इंटरनल एनर्जी वाला। तो बचा क्या मेरे पास, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू, देखो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, यही बचेगा। तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, पी डेल्टा वी होता है ऊपर डेल्टा टी। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। एक मोल के लिए लेंगे तो एन की जगह 1 पुट करना पड़ेगा, और पी डेल्टा वी कितना आएगा बोलो ज़रा, आर डेल्टा टी आएगा। तो इसको यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू क्या आ गया, आर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। तो ये तो कट गया, तो सी पी माइनस सी वी इक्वल कितना आ गया, आर आ गया। मेयर्स रिलेशन कहते हैं इसे, ठीक है। मैंने आपको इस तरीके से क्यों करवाया, क्योंकि बुक में भी इसी सेम तरीके से करवाया गया है, बस इसीलिए करवाया, वरना इसको करने का एक छोटा सा मेथड भी है, इसको करने का छोटा सा तरीका भी है, बस हो गया। फ़िलहाल तो आपको इतनी जानने की ज़रूरत थी। हमने कहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, ठीक है। फर्स्ट लॉ लिखा, कांस्टेंट वॉल्यूम किया, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे किया, ठीक है, फिर दोनों को माइनस किया। बस ये ध्यान में रखा कि इंटरनल एनर्जी जो होती है आइडियल गैस में, वो प्रेशर या वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ कांस्टेंट प्रेशर हो या वॉल्यूम, फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों चीज़ें क्या हैं, बराबर हैं, तो इसीलिए कट जाएंगे, हट जाएंगे, ठीक है। इतनी बात अब क्लियर हो गई या नहीं, बताओ। सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ जितनी भी चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो भी चीज़ कराई हैं बुक्स के अकॉर्डिंग कराई हैं, ठीक है।